अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप लोगों की इस बुक का नाम है और आज का लेसन भी मैं 30th लेसन से कंटिन्यू करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस लेसन में कवर होगी आप लोगों के। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए और कुछ आसानियाँ होंगी नेक्स्ट चैप्टर को याद करने के लिए। चीज़ें रिपीट होंगी लेकिन कुछ जो है वो फार्मूलाज चेंज होते रहेंगे, कभी पी का आ जाएगा, कभी पी ऐड हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी। टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो पिछला हाफ कवर करवाया था लेसन उसमें छोड़ दिया था और इसमें कवर करवाती हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ जो है लास्ट वाले पोर्शन में, इस लेसन के लास्ट वाले पोर्शन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या कह लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या कॉन्टीन्यूटी वही चीज़ उसमें यूज़ होगी। आप लोगों को वो क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो क्विज़ भी दे सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसका फार्मूला लिख दें आप तो वो क्या होगा, म्यू को सिग्मा से माइनस करेंगे और बीच में डॉट है, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई। और दूसरा जो है पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट्स होंगे, एक म्यू माइनस के साथ होगा, एक म्यू प्लस सिग्मा के साथ होगा, बाकी दोनों सारी वैल्यूज़ सेम है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है आपको क्या बताता है, या आप लोगों को डायरेक्शन कॉन्केविटी चेंजेस की, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ऊपर फिर चले जाते हैं, आपका हाफ एरिया जो है इस साइड पे है 50% और 50% इस साइड पे है। अगर उसको पॉइंट में शो करते हो तो 0.5 आपका राइट साइड पे है, 0.5 लेफ़्ट साइड पे है। तो वो यही बात कह रहा है कि आपकी कॉन्केविटी को शो करता है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो चेंज हो रहा है, या कौन से पोर्शन को आप छोड़ रहे हो, या कौन से पोर्शन को आपने लेना है, ये वाली चीज़ है। इस कौन से पोर्शन को छोड़ना है, कौन से पोर्शन को लेना है, वो चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह अब भी थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। ये फार्मूला याद रखना है और आपने उसको देख लेना है कि डायरेक्शन को बताता है कि आपकी कॉन्केविटी चेंजेस कहाँ पे हो रही हैं। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों को मैंने उस दिन थोड़ी सी हाईलाइट कर दी थी कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और सिग्मा हम लोगों ने कहाँ से फाइंड करना होता है। तो वो क्या होता है, अगर आपको इस तरह वैल्यूज़ दी हों n ब्रैकेट 0 1, तो 0 जो है आपका मीन है और 1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ 0 एंड हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1 इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये एक आप लोगों का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह लो, अगर आपको डायग्राम दी हो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएगी, अगर आपको वैसे नंबर दिए हुए तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब यहाँ पे देख लें कि आप लोगों का ये 0 है, ठीक है, मतलब मीन आपका इस पॉइंट पे लाई करता है। मैंने पहले कह दिया था कि हाफ पोर्शन पे जो है आपका मीन लाई कर रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, वो आपके साइन को शो करेगा कि नेगेटिविटी की तरफ जाना है या पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देख लें, इन्होंने सिग्मा इक्वल्स टू 1 इस साइड पे लिखा है आपके राइट साइड पे, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो बात आप लोगों को बतानी है वो ये टेबल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने जब क्वेश्चन करने हैं या STA का पेपर करना है तो अपने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या आपका जो कैंपस है उनको कहना है आपने कि हमें जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे दें। और वो बाद में कभी कभी उनको नहीं भी पता होता कि कौन सा टेबल है, पढ़ लेते हैं, फिर भी आप अपने जहन में चीज़ रखना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो Z से शो हो रहा है, Z, ठीक है। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मैं बता सकूं, लेकिन जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये टेबल है। अब आपने जब आगे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, 2 अपनी तरफ से, 2 3 4 जितनी भी हुई, और जो आपके बुक में 2 एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं वो आप लोगों के सर पे होंगी, वो आप लोगों ने करनी है। उसी तरह प्रोसीजर होगा, लेकिन वो आप लोगों के पास मौजूद है, उनके आंसर आपके बुक में दिए हुए हैं, तो उसको मैं नहीं करवाऊँगी, मैं पहले बता रही हूँ। बाद में मत कहिएगा कि आपने जो है हमें धोखा दे दिया है या हमें जो है हमारा लेसन आधा छुड़वा दिया है। वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगी, आप लोगों को मैथ टाइप में करना बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन जो एग्जांपल्स 2 इन्होंने दिए हैं वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, ठीक है। माइंड बना दिया पहले, चलें अब देखते हैं इसमें क्या करना है।
देखें आपको वैल्यूज़ जो हैं z लिख दिया और उसके नीचे साइड पे भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और सामने भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब इनका मतलब क्या है, ये 0.0, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, इनको आपने अल्टरनेट में भी देखना है। आप देखें 0.1 अगर मैं कहती हूँ और उसमें आपको कहती हूँ कि 0.01 को प्लस करो, 0.1 को 0.01 में प्लस करो तो क्या आंसर आएगा 0.11। ठीक है, तो यहाँ से आपने वो वैल्यूज़ देखनी है। अब 0.11 तो आ गया, तो उसकी कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू आई है वो है 0.0438। इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी आप वैल्यू फाइंड करके दो 0.56, तो 0.5 यहाँ से आएगा और 6 जो है आपका ऊपर से यहाँ से आ जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू है वो ये वाली बनेगी 0.2123। ठीक है, ये थोड़ा सा टेबल देखने का तरीका था। ये आप लोगों को क्विज़ मैंने बता दिया कि आपका कैसे आता है। अब चलते हैं आपके अपने प्रोसेस की तरफ जो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इस प्रोसेस का मकसद क्या है या इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिग्मा की वैल्यू दी होगी, इसमें आपको म्यू की वैल्यू दी होगी, वो चाहे इस फॉर्म में दी हो या चाहे आपको बाकायदा लिख दी हो कि मीन जो है इज़ दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 10, जो भी लिखा होगा नंबर। तो उसमें आपने जो फाइंड करना होता है वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी और फार्मूला लगता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब आप इस वाली वैल्यूज़ को माइनस और डिवाइड करके आंसर लाओगे तो वो z की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब हमने एक बात और याद रखनी है कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो पहला जो पोर्शन लिखेंगे वो हमारा x की वैल्यूज़ के लिए होगा, म्यू और सिग्मा की, और एक लाइन दोबारा से नीचे ड्रॉ करनी है हम लोगों ने, वो z के थ्रू काम करना है। अब यहाँ से एग्जांपल शुरू हो गई, मैं अपना क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है, कैसे करना है। ये देखें, वो कह रहे हैं स्कोर्स ऑन एन एग्ज़ाम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको बता दिया कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता चल गया है कि एक इसके जो है सिग्मा वैल्यू गिवन होगी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो यहाँ पे वो देख लें, इसी तरह दिया है मीन ऑफ 65 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9, मतलब आपका मीन उन्होंने दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज स्कोर। ठीक है ना, अगर तो सिर्फ फाइंड द स्कोर्स कहते हैं तो वो क्या करना था, और परसेंटेज करना है तो वो क्या करना है, अब आप लोगों को बताती हूँ। लेस देन 54 मैंने 3 पार्ट्स में उसी क्वेश्चन को कर दिया ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। एटलीस्ट जो है 80% है और बिटवीन 70 एंड 86%, ये इसी तरह के 3 क्वेश्चन आते थे। या तो आपको वो बिटवीन वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए कह देंगे, या आपको एटलीस्ट 80% मतलब 80 या 80 से ज़्यादा, और लेस देन 54 या इसका एक और लेस होता है, एट मोस्ट शायद होता है, तो वो होता है लेस देन उस नंबर से लेस। अच्छा, ये बात क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। अब मैं सोल्यूशन की तरफ चलती हूँ। मैंने क्या लिखा, म्यू इक्वल्स टू 65, सिग्मा इक्वल्स टू 9, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब पार्ट ए करना था। ठीक है ना, तो पार्ट ए के लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, और ये पुट करना था हमने यहाँ पे। चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब बात जो करनी थी वो मैं ये कर रही थी, छोड़ दिया मैंने बीच में। पहले पार्ट ए की बात करें, लेस देन 54, मतलब हम लोगों ने वो स्कोर्स फाइंड करने हैं जो 54 से लेस लिए हों नंबर्स, उन बच्चों के नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्होंने 54 से लेस लिए हैं। अब ये क्या करना है, हम लोगों ने मैथ टाइप की तरफ देख लें आप लोगों का ये वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, या आप लोगों ने क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आपने ओपन करना है। ये देखें, ये वाला स्टैटिस्टिक्स का थर्ड वाला, इसको ओपन कर लिया। ये नीचे देख लें म्यू लिखा हुआ, म्यू एक्स लिखा हुआ है, इसको एक्स बार को कैंसिल कर दें,
बैक स्पेस का बटन प्रेस करके। इक्वल्स टू कितनी थी म्यू की वैल्यू आप लोगों की 65, वो आपने पुट कर दी। ठीक है, इसी तरह अब सिग्मा की बारी है, या स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा हुआ है। इसको इस तरह क्लिक कर दिया, बैक स्पेस दबाएं 2 बार, आपका एक्स बार ख़त्म हो जाएगा और इक्वल्स टू 9 लिख दिया। अब ये वाला फार्मूला जो है ये देख लें, बाकायदा उन्होंने ख़ुद आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में लास्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने इक्वल्स टू ख़ुद से लगा दिया। मतलब क्या हुआ, इसको ख़त्म कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखो मैंने इसको प्रेस किया, ये ख़ुद ब खुद उन्होंने फार्मूला लिख दिया। मैंने इक्वल्स टू जेड लिखना है तो वो मैं लिख देती हूँ, ये लें। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सिग्मा की वैल्यू मौजूद है और म्यू की वैल्यू मौजूद है। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो लेस देन कितना था 54 लिखा, माइनस 65 आपका म्यू है और 9, इन दोनों को डिवाइड, तीनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये तो मैंने उसके लिए किया हुआ था, नहीं आपको ये देखो उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1.222222 अप टू सो ऑन चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर आपका टेबल देखा जाए तो वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ तक दी हुई हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक दी हुई हैं। तो हम लोग उस पोर्शन को क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा 1.22। नेगेटिव साइन को अभी कुछ नहीं करना, वो वैल्यूज़ देखने में कोई आपका काम नहीं करता। अब ये देख लें मैंने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, z की वैल्यू आई थी ना, x इज़ लेस देन 54 और यहाँ पे x 54 है, तो हमने x की वैल्यू तो नहीं लिखनी है, अब z से काम करना है। तो हम लोग आगे जो है इक्वल टू z लेस देन 54 की जगह हम लोगों ने z की वैल्यू जो निकाली है 1.22 वो पुट कर देनी है। अब आ जाएं आप अपने टेबल पे, 1.22 है, मतलब हम लोगों ने क्या करना है 1.2 और ऊपर वाले 2 पोर्शन में देख लो आपका ये वाला, तो 1.2 और यहाँ से पोर्शन ये, तो क्या आ गया 0.3888। ठीक है, अच्छा जी देख लें, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो पॉजिटिव, मतलब राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी उनके लिए टेबल है। आपने क्या करना है, अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है, आ रही है, जैसे z की वैल्यू -1.22 आई है, तो आपने उनको क्या करना है कि हमें लेफ़्ट साइड वाला या नेगेटिव साइड वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दें। ठीक है, वहाँ पर ये देख लें माइनस वाली वैल्यूज़ गिवन होंगी, -0.1, 0.2, 0.3 माइनस के साथ है। अब हमने फाइंड क्या करना है 1.22, राउंड ऑफ किया हुआ था ना, तो -1.2, ठीक है, ये वाली वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्ड 2 वाली ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे ये देख लें आ रहा है 0.11123। ठीक है, तो मैंने जो है वो वैल्यू लिखी थी 0.11112। इसको अगर 3 करना है तो 3 भी लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हमें क्वेश्चन जो है, मैं उस टाइम भी कह रही थी, अगर तो आपको उन्होंने परसेंटेज में नहीं दिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर जो है इतना इनफ है। उन्होंने परसेंटेज मांगी थी ना, तो आपने क्या करना है, इसी वाली वैल्यू को जो आई थी क्या है 0.1123, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, परसेंटेज देनी है ना, तो वो आ जाएगी 11.12। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको परसेंटेज में देने के लिए 11.123, ठीक है, और साथ में परसेंट लगा दोगे। नेक्स्ट है आप लोगों का एटलीस्ट 80 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 80 है ना, तो म्यू और सिग्मा तो वही रहेगा क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ x की जगह 80 लगाना है। 80 - 65 डिवाइडेड बाय 9 किया तो z की वैल्यू 1.67 आ गई। उसी तरह हम लोगों ने पहले x के थ्रू लिखा तो 54 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो 54 है, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही अप्रोच z को किया है तो z की वैल्यू क्या होगी 1.67। आपने अपना पॉजिटिव वाला टेबल खोलना है, ठीक है, और 1.67 पे देखना है। 1.6 ये है और 7 वाला पोर्शन जो है वो ये हो जाएगा 0.4525। ठीक है, 0.4525। अब क्या हुआ,
अच्छा, उसका टेबल जो है वो देख लें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने म्यू जो है 65 लिखा यहाँ पे, क्योंकि हाफ जो पोर्शन है उसमें 65 आता है। तो 9 जो है आपका कहाँ पे लाई करेगा, ज़ाहिर बात है 65 से पीछे लाई करेगा, तो 9 मैंने यहाँ पे लाई कर दिया। अब हमने जो है उस से कम एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो उससे एरिया कम फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आपने एक लाइन नीचे दोबारा से लगानी है, क्योंकि वो जो है हमारी z को रिप्रेजेंट करेगी। z में हमारी जो दरमियान में पोर्शन होता है वो 0 का होता है, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव। हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी थी ना, -1.22। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया था, वो नेगेटिव पोर्शन से वैल्यू उठाई है और वही वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब जो बारी थी आपकी वो थी पॉजिटिव वाली की, तो उसका वैल्यू क्या आई थी 0.4525। तो हमने क्या करना है 1 माइनस 0.4525 किया और आंसर आएगा 0.5475, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 54.75, ठीक है। अब ये आया कैसे है, इसकी एक दफ़ा डायग्राम देख लो। मैंने पहले जो है डायग्राम पिछले वाले क्वेश्चन की बताई थी आप लोगों को। अब इसकी चलते हैं, ठीक है। तो इसकी डायग्राम के लिए देखें क्या करना है। पहले जो है मैंने क्या किया, अब देखें यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू 1.22 जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई है 1.67। तो हमारी 1.67 जो है वो कहीं पे इस तरफ लाई करेगी, ठीक है। मैं कह देती हूँ कि जी यहाँ पे, ठीक है, 1.67, ठीक है। अब मतलब हम लोगों ने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ग्रेटर देन फाइंड करना है ना, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से वो वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो ग्रेटर देन फाइंड करनी थी। ये आप लोगों ने इसी तरह की चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट जो है सोल्यूशन, वो बिटवीन 70 से 86 है। 2x की वैल्यूज़ आ गई हैं। x की वैल्यू 70 पुट की तो 0.56 आ गया, x की वैल्यू 86 पुट की तो 2.23 आ गया। तो आपने वैल्यूज़ दोनों को, मतलब जब दो वैल्यूज़ होंगी तो आपने बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी डायग्राम देख लें आपकी यहाँ पे, मतलब ये दरमियान वाले एरिया फाइंड करना था, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देना है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपने बायनॉमियल से नॉर्मल की तरफ जाना है। बायनॉमियल से नॉर्मल की तरफ कब जाते हैं, आप लोगों को पता है कि आपके n की वैल्यू क्या होती है, वो 0 से n तक जाती है। मतलब जो लास्ट वाला आपका x की वैल्यू होती है वो n होती है। तो ये वाला क्वेश्चन वही है कि जब आपका n जो है वो लार्ज हो जाएगा और p जो है वो p या q जो है वो 0 नहीं होगा, तो हम लोग जो है किसकी तरफ चले जाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ये वही चीज़ है जो आपने पीछे पढ़ी हुई है। अब इस क्वेश्चन में देख लें, एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि किधर गया, डेथ रेट from malaria is 20%. Find the probability in the particular village of that particular province. The number of death is between 70 and 80. 70 और 80 के दरमियान में हम लोगों ने फाइंड करना है। टोटल जो है वो 500 पेशेंट्स हैं। तो 500 जो है वो n हो गया। प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के पास 20%, तो वो 0.20 हो जाएगी। अब हम लोग इसमें से q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 में से p की वैल्यू को माइनस कर देना, 0.80 जो है आप लोगों की q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये आपको सबूत दे रहे हैं कि आपका n और p को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो जो है ग्रेटर देन 5 आएगा, और n और q को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ग्रेटर देन 5 आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हम लोगों ने किसकी तरफ मूव कर देना है,
बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना है। तो हमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा और म्यू चाहिए। म्यू का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या पता है कि हम लोग एन और पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा म्यू आ जाता है जो कि 100 आ गया, और सिग्मा स्क्वायर के लिए एन पी क्यू है, मतलब एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देना, वो 80 आ गया। 80 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.94 आपके पास सिग्मा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देख लें, उन्होंने एक लाइन दी हुई है, ये डिस्क्रीट है कि आपकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू वो लाई कर रही है, लेकिन जब हम लोग इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बन जाएगा। ये देख लें, इन्होंने यहाँ पे ये बना दिया ये ज्वाइन करके। अब हमने ज़ाहिर बात है 70 से 80 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब नॉर्मल की तरफ जाना है तो जो पहले वाली वैल्यू है मतलब 70 जो थी उसमें से हाफ 0.5 कम करना है, और जो 80 वाली वैल्यू है 0.5 ज़्यादा कर लेना है। और उसके बाद वही आपके एक्स की वैल्यू ये आ गई है, बिटवीन वाली है ना, तो मतलब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ का एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके वैल्यूज़ निकाल देनी है, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी जेड के टेबल में से उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर 0.0145 आएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का लेसन नंबर 30। उम्मीद करती हूँ कुछ पल्ले पड़ा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, सबसे ज़्यादा ये स्टैंडर्डाइजेशन मैटर करती है। आगे आप देखोगे आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टैंडर्डाइजेशन होगा, लेकिन वो जो है आपका पी हैड की तरफ से भी हो सकता है, वो काई स्क्वायर पता नहीं क्या क्या, एफ़ टेस्ट टी टेस्ट सारे टेस्ट होंगे, लेकिन जो मैटर करता है वो आपकी अपनी वैल्यूज़ देखने का तरीका मैटर करता है। आपने वैल्यूज़ कब माइनस करनी है, जैसे मैंने 1 माइनस किया था वो आपके टोटल एरिया में से माइनस किया था, क्योंकि हमें पिछली वाली चीज़ नहीं चाहिए थी और सिर्फ अगली वाली चाहिए थी, मोर देन वाली, और जब बिटवीन वाली हैं तो हमने उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके आंसर दे देना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।